Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement from question number 44. So let's get started. 1 to 43 सारे questions हम last videos में discuss कर चुके हैं. Actually 44 क्वेश्चन से भी मैंने वीडियो बना ली थी बट वो वीडियो डिलीट हो गई बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच. ओके तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 44 से ही स्टार्ट करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में मेवानका लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें एज एट 31 मार्च 2017 प्रोवाइड करी गई है. ठीक है, जिसमें हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देखिए दिया हुआ है. तो जो चीजें नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है. और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल को कहाँ पे कंसिडर किया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, है ना. क्योंकि रीड करते हुए थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए भी चलते हैं. ठीक है ना. उसके बाद देखिए जैसे ट्रेड पेबल्स है तो ट्रेड पेबल की वैल्यू कम हो रही है, 20,000 से 6,000 हो गई है. तो ट्रेड पेबल अगर कम हो रहे हैं तो उसे माइनस किया जाएगा कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, है ना. फिर देखो इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट एसेट अगर बढ़ते हैं तो उसे माइनस किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि इन्वेंट्रीज बढ़ गई, मतलब मैंने इन्वेंट्रीज खरीद ली, परचेज कर ली, तो मेरे पास इन्वेंट्रीज तो फॉर्म में आ गई, करंट एसेट्स तो बढ़ गए, बट स्टूडेंट कैश तो लग गई ना मेरी, कैश का आउटफ्लो हो गया, इसीलिए करंट एसेट के बढ़ने पे माइनस किया जाता है एंड वाइस वर्सा करंट लायबिलिटी के कम होने पे आप माइनस करते हैं. ओके अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है. अदर करंट एसेट्स देखिए कि पिछले साल 4,000 के थे और इस साल कुछ भी नहीं है, मतलब कम हो गए ना स्टूडेंट. मान लो आपने सेल कर दी होगी या डिस्पोज ऑफ हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर करंट एसेट्स कम हो गए हैं तो हम उसे प्लस करेंगे, है ना. चलिए अब नोट्स टू अकाउंट में देखिए हमें सरप्लस का बैलेंस दे रखा है एंड सरप्लस को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए. फिर मुझे 10% लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू बताई हुई है जो कि 60,000 से 80,000 का हो गया है, यानी कि लोन बढ़ गया है. तो फर्स्ट थिंग लोन हमारा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग का. सेकेंड थिंग लोन बढ़ गया है तो मैंने लोन और ले लिया तो इट मीन्स मेरी फर्म में कैश का इनफ्लो हुआ तो इसे प्लस में लिखेंगे. दो चीजें देखनी थी, देख ली. नेक्स्ट मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है. ओके अब हम देखेंगे कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स से रिलेटेड कुछ गिवन है. तो हाँ, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकेंड पॉइंट में टैक्स पेड बताया हुआ है. तो एक तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में आएगा, पहली चीज. दूसरी चीज, जब मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी एक पॉइंट मिल गया, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग मुझे मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है बट मुझे कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं गिवन, तो मुझे सिर्फ अभी तक एक ही चीज का अकाउंट प्रिपेयर करना है. इतना क्वेश्चन मैंने पूरा रीड कर लिया और वो है प्रोविजन फॉर टैक्स का. ठीक है. अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है कि जो आपने एडिशनल लोन लिया है वो 1 जुलाई 2016 को लिया है. तो इट मीन्स स्टूडेंट्स कि हमने अभी ये पढ़ा था नोट्स टू अकाउंट के सेकेंड नंबर पॉइंट में कि जो लोन है आपका वो क्या हो गया है? 60,000 से 80,000 हो गया है, यानी कि बढ़ गया है ना 20,000 रुपए. तो वो कह रहे हैं कि जो आपका ये 20,000 रुपए का लोन बढ़ा है, जो आपने लोन एक्स्ट्रा लिया है, कब लिया है? ये 1 जुलाई 2016 को लिया है. तो इस पॉइंट को हम वर्किंग नोट में समझेंगे. ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ. तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है. तो लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसीलिए उसकी ओपनिंग फिगर हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन करी है, जो कि मुझे कहाँ से मिली? नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 3 से मुझे मिली. ठीक है ना. तो हमने वो चीज पुट करी, ओपनिंग फिगर हमने क्रेडिट साइड पे पुट करी और क्लोजिंग फिगर हमने डेबिट साइड पे पुट करी. ठीक है, इतना कर लिया. अब आगे देखो, उन्होंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है टैक्स ऑफ 53,000 वॉज पेड. पे किया है ना स्टूडेंट, तो डेबिट साइड पे आएगा. देखो प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? हम ये इसलिए एक बना लेते हैं कि भाई हमें टैक्स पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो पता नहीं उसका कितना अमाउंट होगा, तो फॉर दैट हम लोग एक प्रोविजन
प्रिपेयर करते हैं फॉर अ सेफर साइड, इसीलिए आप प्रोविजन बनाते हो ना। तो इसीलिए स्टूडेंट, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो प्रोविजन के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, बिकॉज प्रोविजन एक लाइबिलिटी अकाउंट है और उसको कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपने मेरी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपको ये अकाउंट का पूरा प्रोफॉर्मा याद आ जाएगा। मैंने उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, ये पेड आता है क्यों आता है, मेड आता है क्यों आता है, और इन सब चीजों को कहाँ कहाँ पे लेके जाते हैं। अगर देखा है तभी बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। पेड हमेशा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट साइड पे लिखना है। फिर ये हमारे पास स्टूडेंट बैलेंसिंग फिगर आ रही है, और बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड पे देखने को मिल रही है, और ये लाइबिलिटी अकाउंट और क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा होगा प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन मेड है ना, बनाया गया तभी तो बढ़ेगा। तो 51,000 आ गया, तो अभी 51,000 को कहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये 51,000 हमारा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टार्टिंग में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्लस होगा ये, और जो ये पेड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में जाके माइनस होगा, तो कि टैक्स पेड तो माइनस होता है ना। देखो ये दोनों चीजें कहीं नहीं आएंगी, बस इन दोनों चीजों का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अब सेकंड हम लोगों ने जो वर्किंग नोट बनाना था वो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन का बनाना था। तो पहले ये समझिए कि उस लोन की ओपनिंग फिगर हमें 60,000 क्वेश्चन में दे रखी है, और क्लोजिंग फिगर हमें 80,000 रुपए की दे रखी है। दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, 60,000 एंड 80,000। तो अब मैंने क्या किया, मुझे ये पता लगा कि भाई मेरा लोन बढ़ तो गया है, और कितने रुपए से बढ़ा, आप बोलोगे मैम 20,000 रुपए से बढ़ गया है। अब मुझे ये चीज तो समझ आ गई कि जो 60,000 का लोन था, जो मेरा स्टार्टिंग में था ना स्टूडेंट्स, वो तो पूरे साल चला ना मेरा, है ना। तो पूरे साल 10% का लोन तो मेरा रहा ही रहा, ठीक है। पर जो ये 20,000 का मैंने लोन लिया है, उन्होंने हमें साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि ये लोन आपने 1 जुलाई 2016 को लिया है, यानी कि स्टूडेंट्स अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीने के लिए हमने नहीं लिया था, लास्ट के 9 मंथ्स के लिए हमने लिया, दैट इज जुलाई टू मार्च। तो 20,000 पे जो आप 10% इंटरेस्ट दोगे वो सिर्फ 9 मंथ्स का दोगे, तो कि जब ले ही जुलाई में रहे हो तो जुलाई से मार्च तक का ही तो इंटरेस्ट पे करोगे, राइट। तो यही चीज यहाँ पे समझने वाली थी कि जो 60,000 है उस पर तो पूरे 12 महीने का हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा लोन था। पर जो ये एडिशनल लोन हम लोगों ने 20,000 रुपए का लिया है, ये हमने जुलाई में लिया है, इसीलिए इस पे भी 10% का इंटरेस्ट ही देंगे, बट सिर्फ 9 मंथ्स का देंगे, दैट इज जुलाई टू मार्च। क्योंकि ये 20,000 का एडिशनल लोन हमने 1 जुलाई 2016 को लिया है। तो 60,000 का 10% 6,000 आ जाएगा, और 20,000 का 10% 9 मंथ्स के लिए 1,500 आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल करके 7,500 आ जाएगा। अब हमने दोनों वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो स्टार्टिंग होती है वो किस चीज से होती है, आप बोलोगे मैम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से, जो कि हमें गिवन नहीं है तो हमें खुद निकालना है। तो सबसे पहले मैंने सरप्लस का बैलेंस दिया नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 1 से, जिसमें करंट ईयर में से मैंने प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस किया। ये ध्यान रखो, आपने माइनस हमेशा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही करना है, और बेशक मेरा आंसर है नेगेटिव क्यों ना है, मैं उसको ब्रैकेट में मेंशन करके नेगेटिव शो कर दूंगी, पर एक गलती मत कीजिएगा कि आप इसको आगे और उसको पीछे लिख दें। जो हम फॉर्मेट फॉलो करते आ रहे हैं कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, बेशक नेगेटिव आ गया कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे सरप्लस होता है तो इसमें कोई हमें डिविडेंड का अमाउंट दे रखा हो, कोई जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा हो, वो सब लेते हैं। तो वो तो मुझे नहीं दिखा, बट मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स मिल गया, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखाया ही था ना। हम लोगों ने वर्किंग नोट में मेड वाला जो निकाला था तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर दिया, और कुछ नहीं है। तो सिंपली हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे निकल गया। अब क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो नॉन कैश आइटम में एक तो मुझे डेप्रिसिएशन दिख गया क्वेश्चन में। मैम डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, आपको डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 4 में गिवन है। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 48,000 माइनस 23,000 वी विल गेट 25,000 एज डेप्रिसिएशन विच इज अ नॉन कैश आइटम। एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया ही था।
तो ये दोनों अमाउंट आ गए और कुछ भी गिवन नहीं है, तो सिंपली 32,500 हम इसमें प्लस करेंगे, तो मेरे पास 11,500 आ रहा है, वो भी नेगेटिव में। ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही थी तो प्लस कर देंगे, अदर करंट एसेट्स की वैल्यू भी कम हो रही थी तो प्लस कर देंगे, 6500 आ जाएगा। फिर ट्रेड पेबल की वैल्यू कम हो रही थी और इन्वेंट्रीज की बढ़ रही थी तो उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव में 14,500 आ जाएगा। एंड रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि ऐसा क्यों होता है। एंड एट लास्ट हमें टैक्स पेड माइनस करना है स्टूडेंट, और ये अभी हमने देखो वैसे तो हमने निकाला नहीं है क्योंकि ये हमें ऑलरेडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 में गिवन था, 53,000 ये आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ओके अब नेक्स्ट बात आती है मशीनरी की। तो देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ एक ही चीज आनी थी, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ एक ही चीज गिवन थी, वो थी मशीनरी की, जिसमें मशीनरी की वैल्यू 2,15,000 से 3,84,000 की हमें होती हुई दिख रही है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में। तो बढ़ रही है, यानी कि परचेज हुआ होगा मशीनरी का, तो परचेज हुआ इट मीन्स कैश का आउटफ्लो हो गया है, इसीलिए इसे मैंने माइनस में मेंशन किया है, दैट्स इट। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है इसीलिए हमने नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखा है, क्योंकि और कुछ भी मुझे गिवन नहीं था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। ओके अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं फाइनेंसिंग की स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन रीड करते हुए देखा था कि जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ रहा था, यानी कि इश्यू हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है, तो मैंने इसे पॉजिटिव में मेंशन किया है। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट की जो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू 60,000 से 80,000 की हो गई है, यानी कि वो भी 20,000 से बढ़ रहा है, फॉर्म में कैश आ गई है, तो इसीलिए इसको भी हमने पॉजिटिव में लिखा है। टोटल करके आ गया 2,20,000 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जिसको कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस किया था, बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होता है, फाइनेंसिंग का होता है, इसीलिए उसको हमने ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया था, बट फाइनेंसिंग में उसको अब माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो तो आउटफ्लो तो है ही ना, तो आउटफ्लो तो दिखाओगे, बट कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में, तो हमने 7,500 यहाँ पे माइनस होते हुए दिखा दिया। तो इसका आंसर अल्टीमेटली मेरा पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स स्टूडेंट्स की ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनेगा। अब अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आपका -67,500 आया, फिर इन्वेस्टिंग का आंसर भी 1,69,000 नेगेटिव में आया, बट आपका जो फाइनेंसिंग है उसका आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे पास अल्टीमेटली 24,000 नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है। तो देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, इन माइनस में मैंने मेंशन किया, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें प्लस किया, तो अल्टीमेटली 25,000 आ रहा है, और यही मुझे क्वेश्चन में भी गिवन था, इट मीन्स ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है एज एट 31 मार्च 2018। इसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू देखिए 2 लाख से बढ़ गई है, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है। कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, फाइनेंसिंग में। ठीक है, उसके आगे मैं गई तो मैंने देखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी 1 लाख से बढ़ी हुई है, यानी कि परचेज हो गई होंगी इन्वेस्टमेंट। कौन सी एक्टिविटी में लेके जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टमेंट का परचेज होना एक आउटफ्लो होता है, तो माइनस में मेंशन करेंगे। देन मुझे करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो सरप्लस का बैलेंस दे रखा है, 12% डिबेंचर्स की वैल्यू देखिए 4 लाख से 5 लाख की हो गई है, यानी कि लोन हमने और ले लिया, लोन ले लिया तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो इसे पॉजिटिव में दिखाएंगे, और लोन है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट इसे माना जाएगा। देन बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू 1,75,000 से 1,70,000 की हो गई है। प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मशीनरी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, एंड इवन गुडविल का भी है। तो अगर मैं गुडविल का बैलेंस देखूं तो वो 3 लाख से 2 लाख का हो रहा है, यानी कि मेरी गुडविल एमोटाइज हो रही है, क्योंकि कम हो रही है ना, तो गुडविल कम हो रही है, तो ये नॉन कैश आइटम है, और नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किया जाता है। ठीक है, तो कि गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो ना मेरे पास कोई कैश आई है ना गई है, तो इसीलिए ये नॉन कैश आइटम है।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 में बोला हुआ है कि जो आपने 1 लाख रुपए के एडिशनल डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 1 अप्रैल 2017 को किए हैं। तो अगर अभी तक के आप सारे क्वेश्चन करते हुए आए हो तो ये पॉइंट पढ़ के आपको ये समझ आ गया कि ये इन्फॉर्मेशन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए बताई गई है। और साथ में स्टूडेंट मुझे मशीनरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बताया हुआ है। इट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन में 2 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी हम नोट्स टू अकाउंट से करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो बताना चाहूँगी कि हम डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिबेंचर्स की जो ओपनिंग फिगर है वो है 4 लाख रुपए की और जो उसकी क्लोजिंग फिगर है वो है 5 लाख रुपए की। यानी कि मुझे ये तो दिख गया कि मैंने और लोन ले लिया इस बीच में और वो मैंने 1 लाख रुपीस का लिया है और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं आपको कि आपने 1 लाख रुपए का लोन 1/4/2017 को लिया है। भाई ये फाइनेंशियल ईयर क्या है जिसकी हमें बैलेंस शीट दे रखी है? 1/4/2017 टू 31 मार्च 2018 है। और इसका मतलब अगर मैंने 1/4/2017 को ही लोन ले लिया यानी कि पूरे साल मेरा डेप्ट 5 लाख रुपए का चला तो मुझे इंटरेस्ट भी कितने पे देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए पे ही देना पड़ेगा। ये उनका मेन रीजन था आपको बताने का। तो कि देखो अगर मैंने स्टार्टिंग में ले लिया मतलब पूरे साल 5 लाख का ही रहा ना तो 5 लाख पे मुझे 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने रुपए का आ गया? 60,000 रुपए का आ गया, है ना। तो वो आपको ये यूं ही नहीं बता रखा था कि यूं ही बता रखा है। हम क्या करें, हमें तो पता है कि एडिशनल लोन लिया है 1 लाख रुपए का, तो कई बच्चे तो इग्नोर कर देते हैं। तो स्टूडेंट मेन उन्होंने आपको बताया, उनका रीजन ही ये है कि आप 5 लाख पे 12% का इंटरेस्ट निकाल तो कि पूरे साल 5 लाख का लोन रहा है तो कि स्टार्टिंग में ही 1 लाख का लोन ले लिया गया है ना। अब हमें 2 अकाउंट इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करने हैं, एक मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो मशीनरी एक एसेट अकाउंट है तो ओपनिंग फिगर आपको डेबिट साइड में मिलेगी और क्लोजिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड में मिलेगी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी अकाउंट है तो इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड में मिलेगी और क्लोजिंग फिगर आपको डेबिट साइड में मिलेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग फिगर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर पुट कर दी। ठीक है, अब देखो मैंने देखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 में बोला हुआ है एक मशीनरी जिसकी वैल्यू 80,000 रुपए की थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए का लगा। डेप्रिसिएशन लगा होगा तो वैल्यू कम हो गई होगी, तो एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। तो मैंने 40,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर वो कह रहे हैं उसको हमने 10,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट हुआ है तो मैंने उसको डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। मतलब जिन जिन चीजों पे मैंने टिक किया ये सब मुझे क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मिली है। मशीनरी अकाउंट में मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेम यूज कर रही हूँ तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मशीनरी का नेम यूज होगा। वहां आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखोगे। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, 40,000 रुपए। देखिए डेप्रिसिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड वी हैव रेड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। तो देखो मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन से कम होती है, आपने क्रेडिट कर दिया है। और अगर आप मशीनरी का अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट करोगे। तो कि अपोजिट चलता है ना, यही तो हम 11th क्लास में पढ़ के ही आए हैं, लेजर अकाउंट बनाने ही तो सीखे थे। और अब मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में 1,40,000 निकल के आ रहा है। ये मेरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई है जिसे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाऊंगी नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट करते टाइम। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी उन वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बेसिकली ये समझना चाहेंगे कि बैंक में हमारे पास सेल से कितना पैसा आया। तो उसके लिए क्या समझोगे स्टूडेंट, देखो पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। उन्होंने बोला था एक मशीनरी है 80,000 रुपए की जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, 40,000 रुपए का लग गया। यानी कि अब उसकी वैल्यू कितने रुपए की बची है, 40,000 की। तो अगर मैं उस मशीनरी को 40,000 पे बेच देती हूँ तो ना ही तो मुझे कोई लॉस होने वाला है ना ही मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला है। पर वो कह रहे हैं आपने 40,000 में नहीं बेचा, आपने इसको 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। यानी कि अल्टीमेटली बैंक में तो मेरे पास 50,000 रुपए आ गए ना स्टूडेंट। तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाई है कि उसकी वैल्यू तो अब 80,000 में से 40,000 का डेप्रिसिएशन हटा के 40,000 की बची थी, बट हमने उसको 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा। यानी कि बैंक में हमारे पास 50,000 रुपए आ गए हैं।
बस। अब और कुछ तो पुट नहीं करना, तो सिंपली मेरे पास इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है, और अगर डेबिट साइड पे आ रही है इट मीन्स ये मेरा परचेज निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो चीजें जाने वाली हैं, एक ये सेल का अमाउंट और एक ये परचेज का अमाउंट, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम प्रॉफिट ले जाएंगे। ठीक है, और ये वाले डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश में लेके जाएंगे। तो देखो हम वैसा ही करेंगे जैसा कि अभी हमने सोचा। देखो सबसे पहले मैंने नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 1 सरप्लस से करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की, और 3 लाख रुपए का सरप्लस आया। और कुछ गिवन नहीं था, बट मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट जरूर गिवन है क्वेश्चन में, जिसको मैं यूज करूंगी ताकि मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल सकूं। मुझे ये पता है कि यहाँ पे हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का आता है, तो वही मैंने किया, यहाँ से करंट ईयर का उठाया। 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। अब नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स आउटफ्लो होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे दैट इज अवर आउटफ्लो, बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसीलिए उसे यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा और फाइनेंसिंग में जरूर माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, ये अमाउंट हम ऑलरेडी वर्किंग नोट में देख चुके हैं 60,000 का किस तरीके से आया था। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी हमने वर्किंग नोट में निकाला है ना स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको बताया था कि पूरे साल वाली जो डेप्रिसिएशन आई है उसको यहाँ पे लेके जाएंगे 1,40,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद देखो गुडविल की वैल्यू तो हमने कम होते हुए देखी थी कि 3 लाख से 2 लाख रुपए की होगी थी, तो ये 1 लाख रुपए जो कम हुआ है, गुडविल एमोटाइज हुई है, वो हमने लिख दिया। तो जब आप 5 लाख में 3 लाख प्लस करोगे तो 8 लाख आ गया, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 रुपए का, वो भी हमने वर्किंग नोट में निकाला, तो 7,90,000 रुपीज अल्टीमेटली आपके पास आ गया। और ये क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही चीज मुझे दिखी है क्वेश्चन में, वो है कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो उसे माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया, और नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 6,60,000 आ गया। आई होप अब ये रीजन आपको क्लियर है कि ये क्यों हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है, फर्म में इन्वेंट्रीज आ गई बट कैश का आउटफ्लो हो गया, तो माइनस करेंगे। एट लास्ट बस आपने टैक्स पेड माइनस करना है, जो कि और कुछ नहीं है बल्कि प्रोविजन फॉर टैक्स का ही प्रीवियस ईयर का अमाउंट इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो 1,65,000 आप यहाँ पे माइनस कर दोगे तो आपके पास 4,95,000 यहाँ पे आ गया, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग देखो सबसे पहले अगर हमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से बढ़ रही थी, और मैंने बताया था परचेज हुआ था, आउटफ्लो है, तो पहले तो हमने ये मेंशन कर दिया। और ये दोनों चीजें अभी हमने वर्किंग नोट से निकाली है कि सेल 50,000 की है और ये बैलेंसिंग फिगर आई थी। तो सिंपली बहुत ही सिंपल होती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि 1 मिनट में हो जाती है, सबसे सिंपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही होती हैं। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, देखो शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही थी तो इनफ्लो हुआ है 2 लाख, पॉजिटिव लिख दिया। डिवेंचर्स तो हमारे बड़े हैं ना 1 लाख रुपए के, तो डेप्ट हमने ज्यादा लिया है, तो फॉर्म में तो कैश आई तो पॉजिटिव लिख दिया। अब देखो शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो मुझे क्वेश्चन में दिख रही है ना स्टूडेंट, देखिए वो क्या हो रही है कि पिछले साल 1,75,000 की थी और इस साल वो 1,70,000 की हो गई है, यानी कि हमने कुछ रीपे कर दिया होगा, तो रीपे किया होगा तो कैश का आउटफ्लो हो गया होगा, तो इसे माइनस में लिखा। फिर डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो हमने वर्किंग नोट में निकाला ही था, और इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया था, बट इसको हमने फाइनेंसिंग में माइनस किया है। ठीक है ना, रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। तो 2,35,000 अल्टीमेटली आ रहा है, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनेगा। अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज अगर हम चेक करने के लिए इस क्वेश्चन में जाएं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर 4,95,000 आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का 7,30,000 नेगेटिव देखने को मिल रहा है, एंड देन अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है 2,35,000, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो इट मीन्स स्टूडेंट की नेट इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, नील रहा, ना ही पूरे साल में कोई कैश बढ़ी और ना ही कम हुई। ओपनिंग भी 2,10,000 था और क्लोजिंग भी फिर मेरा 2,10,000 आ गया, और यही क्वेश्चन में गिवन था, इट मीन्स हमने बिल्कुल करेक्ट किया है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 में MM लिमिटेड की बैलेंस शीट बताई हुई है एज एट 31 मार्च 2023। शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि परचेज हो गया होगा, और परचेज हुआ है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट परचेज हुई है, आउटफ्लो हुआ है, माइनस में मेंशन करेंगे। देन करंट इन्वेस्टमेंट्स इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तो हम एट द एंड देखेंगे। देन सरप्लस हमें गिवन है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हो इसका यूज करेंगे। डिबेंचर्स की वैल्यू सेम रही है। ठीक है, देन करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट देखिए कम हो गई है, इसका मतलब हमने पे करा है, तो अगर हमने डेब्ट पे कर दिया है तो कैश का आउटफ्लो होगा। कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे? फाइनेंसिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, यानी कि मैंने और लोन ले लिया बैंक से, तो और लोन ले लिया तो एक तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, और लोन ले लिया तो फर्म में कैश का इनफ्लो हुआ है, तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? पॉजिटिव आएगा और फाइनेंसिंग में जाएगा। देन प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग फिगर गिवन है, मशीनरी की आपको ओपनिंग क्लोजिंग फिगर गिवन है, डेप्रिसिएशन की गिवन है, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि गुडविल एमोटाइज हो गई है, तो ये नॉन कैश आइटम में ट्रीट होगा, और कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग में। देन इन्वेंट्रीज की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, जो कि इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं तो मतलब करंट एसेट बढ़ रहा है, तो इसको ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। ठीक है, फिर वो आपको कह रहे हैं कि 12% डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि जो आपको ये दिख रहा है ना शॉर्ट टर्म बोरोविंग में करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो वो ये कह रहे हैं कि ये एट द एंड ही हुआ है। ठीक है, ओके फिर टैक्स पेड हमें बताया हुआ है, तो स्टूडेंट जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग फिगर के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी एक पॉइंट दिख गया, तो हमें ये समझ आ गया कि हमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स ही सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो वहीं से हम इस क्वेश्चन की अब स्टार्टिंग करेंगे। तो मैंने को पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो ओपनिंग फिगर इसकी मैंने क्रेडिट साइड पे मेंशन करी, और इसकी क्लोजिंग फिगर मैंने डेबिट साइड पे मेंशन करी, है ना। अब टैक्स पेड किया है, तो अभी हमने देखा था कि जब आप टैक्स पे करोगे तो आप इसको कौन से साइड पे लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट साइड पे लिखोगे। ऑब्वियसली सोचो ना स्टूडेंट, जब हम टैक्स पे करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो कि कम होगा, तो अगर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। बस अब इस साइड आपकी क्या आ रही है? बैलेंसिंग फिगर आ रही है, और ये मेड आता है। ठीक है, जो कि 50,000 रुपए की आ रही है, तो ये टोटल हो गया 1,40,000 रुपीज। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में माइनस करेंगे, और इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए। तो देखो बस वैसे वैसे करते जाते हैं, क्योंकि सेम ही बिल्कुल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुझे डिफरेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले अब हमने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो जिसमें कि क्या हुआ कि करंट ईयर में से हम माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर का, बट वो ऑलरेडी माइनस में ही था, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट था जो कि मुझे पता है कि आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, और कुछ भी गिवन नहीं है, बट वी हैव विद अस प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला है, और मेड वाला जो अमाउंट हमारा आया था बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में, उसको मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टार्टिंग में प्लस करेंगे। किस लिए? जब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना होगा। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, अब हम नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या दिख रही है मुझे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर अगर हम जाएं तो मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या दिख रहा है स्टूडेंट, की जो मेरे डिबेंचर्स हैं वो 4,50,000 रुपए के हैं, और 50,000 रुपए के डिबेंचर्स की करंट मेच्योरिटीज भी हुई हैं। वो हमें साफ साफ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो जो आपकी वैल्यू कम हो रही है ना, वो हो रही है एट द एंड, मतलब पूरे साल की वैल्यू क्या रही होगी? 50,000 रुपए की रही होगी। देखो 4,50,000 प्लस 50,000 गिव्स यू 5 लाख, तो पूरे साल आपकी वैल्यू 5 लाख की रही है, क्योंकि वो जो 50,000 कम हुए हैं वो एट द एंड हुए हैं। तो मतलब पूरे साल वैल्यू अगर 5 लाख की रही, तो आप इंटरेस्ट भी तो 5 लाख रुपए के ऊपर ही दोगे, यानी कि 60,000 रुपए का आप इंटरेस्ट पे करोगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुन लो। 4,50,000 रुपए का उन्होंने आपको दे रखा है, और बाद में अलग से बताया हुआ है कि 50,000 का कम हो गया है, बट वो साफ साफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि वो 50,000 रुपए का कम हुआ है एट द एंड, यानी कि पूरे साल आपकी वैल्यू 5 लाख की रही है, तो इंटरेस्ट 5 लाख पे ही दोगे। समझ आई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस क्वेश्चन का लगा। ओके,
अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग डेप्रीसिएशन देखेंगे। तो डेप्रीसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे उठा लेनी है। 2 लाख माइनस 1,01,000 रुपये यानी कि 99,000 रुपीज़। एंड हमने देखा था कि गुडविल की वैल्यू कम होती हुई हमें दिख रही थी, तो इट मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000 रुपये से। तो टोटल आ गया 1,69,000। तो अगर मैं 3 लाख प्लस 1,69,000 करूंगी तो 4,69,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे क्या, इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही थी, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसे माइनस कर दिया जाएगा। कितने से बढ़ रही थी, 62,000 से। माइनस करके आ गया 4,07,000। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और कुछ तो नहीं बचा, बस एक ही चीज, टैक्स पेड माइनस करेंगे, जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था 70,000 रुपीज का। तो ये आ गया आपके पास 3,37,000, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो कि और कुछ भी नहीं गिवन ना मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो अगर वो बढ़ रही है तो आप उसको माइनस में लिख दो कि परचेज हो गया होगा तो आउटफ्लो हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी कि वो भी परचेज हुआ है, आउटफ्लो हो गया है 25,000 रुपये से। तो अल्टीमेटली आ गया 4,07,000 रुपये, और ये पूरा नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बन जाएगा। लास्ट फाइनेंसिंग। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो हमें शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही थी, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, देन बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि हमें बढ़ता हुआ दिख रहा था। देखो हम क्वेश्चन में जाते हैं ना, अब देखो क्वेश्चन में चलो आओ। क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें क्या क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल हमने ले लिया, इसके अलावा सारी चीजें नोट स्टॉक अकाउंट में है, तो नोट स्टॉक अकाउंट में आ जाइए। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू 50,000 से 1,50,000 की हो गई है, तो 1 लाख से बढ़ गई। तो मैंने बताया ना कि इनफ्लो हुआ है, तो हमने वो चीज मेंशन कर दी है ना। उसके बाद आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करोगे, तो पार्ट किसका है, फाइनेंसिंग का, तो फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। और ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, इसीलिए उसमें हम प्लस कर रहे थे, 60,000 यहाँ ले लिया। देन डिबेंचर्स की रिडम्पशन तो हो रही है ना, यानी कि हमने देखा था कि 50,000 रुपये से वो कम हो रहा था, तो कम हो रहा है, यानी वी आर रीपेइंग अवर डेप्ट। और डेप्ट अगर रीपे करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो इसलिए 50,000 भी नेगेटिव में आ गया। तो अगर हम 2 लाख में से 1,10,000 रुपये माइनस करेंगे तो 90,000 आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। बस अब हम ये पता लगाएंगे कि नेट इंक्रीज हो रहा है या फिर नेट डिक्रीज हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर पॉजिटिव आ रहा था 3,37,000 का। उसके बाद मुझे माइनस दिखा किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का 4,07,000 का, और फिर पॉजिटिव दिखा फाइनेंसिंग का 90,000 का। तो अल्टीमेटली मेरे पास नेट इंक्रीज डिक्रीज में 20,000 रुपये आ रहा है पॉजिटिव, है ना। अब मैं इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखूंगी, तो ओपनिंग के लिए ध्यान रखना 2 चीजें देखनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक देखना आपको करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स हाईली लिक्विड होती है, उनको यहीं पे इंक्लूड किया जाता है। तो देखो यहाँ 1,20,000 आएगा, टोटल आ गया 1,40,000, और यही क्वेश्चन में गिवन है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।